हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताया था। तो आज उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि AIEEE 2007 में पूछा गया हुआ है। AIEEE और जेईई मेंस हो गया होगा, आप लोगों को पता ही है। तो क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे कोई भी एंट्रेंस में पूछे जाए, क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द सेल, एक हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 1.10 वोल्ट। पूछा गया है द सेल वाज अलाउड टू कंप्लीटली डिस्चार्ज एट 298 केल्विन। द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 टू Cu+2। इसकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। तो तुम एक चीज गौर करो, कंप्लीटली डिस्चार्ज बोला है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की गई है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंस यही होता है के का कि हम एक्सटेंट ऑफ सेल रिएक्शन पता कर सकते हैं। तो के की बात की गई है और मैंने आपको बताया था जब हम लोग लास्ट लेक्चर में, अगर आप नहीं वीडियो देखे हो तो देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हम के की जो इक्वेशन लिखे थे वो यही लिखे थे। इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट लेक्चर जाके देखिएगा तो के की इक्वेशन यही लिखे थे। तो हम सिंपली के को निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ई नॉट सेल हमारा क्या होता है 0.059 बाई एन, एन यहाँ पे 2 है, फिर लॉग के सी। ठीक है, के सी की बात कही गई है। के सी को इसको मैंने के सी से चेंज किया है क्योंकि के सी इक्वल्स टू Zn+2 बाई Cu+2। तो के सी की जब तुम निकालोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करो, कितना है 1.10, इधर इसको लेके जाना इंटू 2, डिवाइड में इसको लेके आना 0.059 इक्वल्स टू लॉग के सी। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा 37.3 आएगा। मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, आप लोग कर लीजिएगा। तो के सी हमारा हो जाएगा 10 की पावर 37.3। लॉग की प्रॉपर्टी तो पता ही है आप लोगों को। अगर सपोज करो अगर a इक्वल्स टू लॉग बेस में 10 b है, ठीक है, तो b इक्वल्स टू 10 की पावर a हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको मैथमेटिक्स में आप पढ़ के आए होंगे 11th में। तो वही हो जाएगा, यहाँ पे बेस 10 है तो 10 केसी क्या हो जाएगा 10 की पावर 37.3। देख लीजिए जिस ऑप्शन में 10 की पावर 37.3 है वहां पे टिक करके आ जाइएगा। 10 की पावर 37.3 इस ऑप्शन में है, ये आंसर हमारा राइट है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनके बीच में, उससे न्यूमेरिकल पूछ लिया गया तो जानना जरूरी है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, उससे पहले कुछ ट्रिक बता देता हूं किस तरीके से चीजें याद रखते हैं। देखो बीच बीच में पढ़ाते वक्त तो मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा, बाद में ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आप लोग को कंसेप्ट याद रहे, वो भी बहुत जरूरी है। उससे पहले हम लोग एक रिलेशन देखेंगे डेल्टा जी और ई का। डेल्टा जी आप लोगों को पता होगा गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ के आए हैं। तो चलिए पहले देखने से पहले एक ट्रिक बता देता हूं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, तो दो टाइप का होता है। पहला तो हमारा होता है गैल्वेनिक सेल जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ब्रीफ में बता रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। तो गैल्वेनिक सेल का क्या रोल होता है? गैल्वेनिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक उसका अपोजिट काम करता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इसको कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का वही रोल है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में करता है। याद करने का देखो क्या तरीका है, अगर तुम्हें नहीं याद आता, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता था मुझे भी स्कूल टाइम पे, तो इसका ये तरीका है। देखो ई पहले आ रहा है, यहाँ पे सी बाद में आ रहा है, तो ई टू सी मतलब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। और अगर तुम्हें ये पता चल गया तो इसका ठीक काम अपोजिट गैल्वेनिक में होता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करवाता है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, ई टू सी में जाना है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल में जाना है हमें। यही इसकी ट्रिक है याद करने की। मैंने खुद मतलब आप लोग भी अपनी फ्रेम कर सकते हो, अगर आप लोगों को फ्रेम करनी है तो मैं बता रहा हूँ ये याद करने का तरीका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे डेल्टा जी क्या होता है और डेल्टा जी का क्या रिश्ता है ई के साथ। चलिए, तो हम जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आपको पता चलती है थर्मोडायनेमिक्स से। देखो, जैसे हीट एनर्जी को हम लोग वर्क में कन्वर्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे। बट यहाँ पे क्या है, फोर्स हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मतलब हम लोग ईएमएफ इंटू लिख सकते हैं कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है, वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा ना। तो हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां लिख सकते हैं ईएमएफ इंटू चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर। ठीक है, देखो एकदम बेसिक स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर किसी को न्यूमेरिकल अगर मान लो डेरिवेशन आ जाता है, बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूं, डेरिवेशन अगर आ जाता है तो आप लोग बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से देखिए और खुद करने का ट्राई कीजिएगा। तो मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते होंगे, अगर एक मोल वन मोल अगर ट्रांसफर होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है एनोड टू कैथोड, तो वहां पे 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ती है एक मोल को ट्रांसफर कराने के लिए। तो अगर n मोल अगर ट्रांसफर कराना हो तो हमें n इंटू एफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे n मोल की बात करते हैं। सपोज करो हम n मोल ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कितना करवाना है, तो n मान के चलते हैं n मोल ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो इंटू NF लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो n इंटू एफ लिख सकते हैं। चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर इतना फ्लो कर रहा है, n इंटू एफ। देखो, अब तुम W को क्या लिख सकते हो, वर्क क्या होता है, डिक्रीज इन गिव फ्री एनर्जी। तुम पढ़े हो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी जो माइनस डेल्टा जी होता है वो कुछ भी नहीं होता, वर्क होता है। डिक्रीज इन गिव फ्री एनर्जी लिख सकते हो। तो W की जगह यहाँ पे डेल्टा जी पुट कर दो, W की जगह यहाँ पे माइनस डेल्टा जी पुट कर दो। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू EMF, जो कि हम लोग E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, E इंटू एफ। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E शेल। अगर तुम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हो तो डेल्टा जी पे बिंदी लगा दो, डेल्टा जी नॉट माइनस NF E पे भी बिंदी लग जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन है अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हो, और ऐसे अगर तुम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हो तो डेल्टा जी माइनस NF E नॉट सेट। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है, रिश्ता होता है डेल्टा जी और E का। चलो, मैंने कल आप लोगों को बताया था वे वाली जो लॉग के, और मैंने E का जो लॉग के सी, और मैंने जो E का रिलेशन अभी आप लोगों को बताया है, अभी जो न्यूमेरिकल कराया है, उसको एक और तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं। चलो देखते हैं। एक रिलेशन तो हमारा डेल्टा जी का ये आ गया। जब मैंने आप लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ाया तो मैंने आप लोग को बताया था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस RT ln KC, और अभी आप लोग देख रहे हो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट E सेल। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 2 को, तो RT ln KC इक्वल्स टू NF E सेल लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा, ई सेल को तुम लिख सकते हो RT बाई NF ln KC। लॉग लोगे तो 2.303 इंटू कर देना। ठीक है, तो वो सॉल्व करके वही रिलेशन आएगा, ई सेल का वही रिलेशन आएगा 0.059 बाई n log KC। ठीक है, ये रिलेशन आएगा। तो तुम कहीं से भी पहुंचो, अंत में हमें वहीं पर पहुंचना है। तो दो तरीका है डेरिवेशन करने का ई सेल का KC के साथ, या तो आप इस तरीके से आगे बढ़िए या आप पहले वाले तरीके से बढ़िए जो मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है डेल्टा जी और ई नॉट सेल का। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो न्यूमेरिकल अभी मैं नहीं कराऊंगा, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप लोग कर लीजिएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले दिन मतलब कल मैं उसका आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर टाइम परमिट करता है तो मैं हिंट जरूर दूंगा आप लोग को। ये डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा के बनेगा, एक कंसेप्ट भी बताऊंगा इसके ऊपर जहां बच्चे गलती करते हैं। तो उसको देखने से पहले, वो कंसेप्ट तक पहुंचने से पहले
एक और कंसेप्ट समझना जरूरी है, चलो पहले वो देख लेते हैं। अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं जरूर करवाऊंगा आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा मुझे आप लोग। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, चलो एक फेनोमेना होती है रिचार्जिंग ऑफ सेल। मतलब हम लोग, आप लोग तो जानते होंगे ना, सेल हम लोग रिचार्ज भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, रिचार्जिंग ऑफ सेल। तो सेल के पीछे का क्या फेनोमेना होता है, कैसे रिचार्ज होता है, वो देखते हैं। और तुम ये भी लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ अपोजिंग पोटेंशियल। देखो हेडलाइन से समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। अपोजिंग पोटेंशियल मतलब बाहर से कोई पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हो तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पहले देख लेता हूं वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं, एक सेकेंड। बिल्कुल वीडियो फ्रेम हो रहा है। चलिए रिचार्जिंग ऑफ सेल में देखते हैं। मैंने आपको कल जो मैंने पहले लेक्चर में जो एग्जांपल लिया था जिंक और कॉपर का जो लिया था, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, पहला लेक्चर देखिएगा जाके। जिंक और कॉपर का यहाँ पे मैंने लिया था, ठीक है, कनेक्शन करवा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो जब हम लोग E0 सेल निकालेंगे इसका पूरे सेटअप का, तो हमारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, 1.1 वोल्ट आता है, ठीक है, 1.1 वोल्ट आता है। ये कैसे आता है, तो आप लोगों को पता है कि E कैथोड माइनस E एनोड होता है, ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है E कैथोड माइनस E एनोड, E0 सेल का, E सेल का, ठीक है, E0 सेल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमें पता है E कैथोड कॉपर की और E एनोड यहाँ पे जिंक है, तो हमें पता है वैल्यू, तो हमें पता है ना, कैथोड की साइज होती है तुम्हारी 0.34 और एनोड की मतलब जिंक की होती है -0.76, तो इन दोनों को ऐड करके 1.1 वोल्ट आता है, ठीक है। तो तुम देखो बाहर से तुम, ये सेल तो हमारा है, बाहर से तुम क्या कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल सेल को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बाहर से तुम कोई एक्सटर्नल सेल को कनेक्ट कर रहे हो जिसको ई एक्सटर्नल बोलते हैं हम लोग। तो उसकी पोटेंशियल तुम जीरो से स्टार्ट किए हो, ठीक है, ध्यान से समझना। तो जीरो से स्टार्ट किए हो, धीरे धीरे बढ़ा के तुम, रिएक्शन चलते जा रहा है, रिएक्शन को कुछ भी पता नहीं है। जब तुम धीरे धीरे पोटेंशियल को बाहर से जो तुम ई एक्सटर्नल लगा रहे हो, तुम पोटेंशियल अप्लाई करके जीरो से बढ़ा के बढ़ाते बढ़ाते 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेके चले गए हो। देखो रिएक्शन को पता चल जाएगा। अब जैसे ही तुम अपनी अपोजिंग पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट तक लेके जाओगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या होता है, तुम वहां पर भी स्टॉप नहीं होते हो, तुम आगे और पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल को और बढ़ा रहे हो। तो क्या फेनोमेना होती है वो देखो, ऐसा हो जाता है ना, हमारा रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में चलने लगता है। मतलब कॉपर का पहले रिडक्शन होता था, देखो यहाँ पे रिडक्शन होता है कॉपर का, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, बट हमारा जब तुम पोटेंशियल बढ़ा दोगे 1.1 वोल्ट से ऊपर, तो जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हो यहाँ पे। तो देखो पहली डेफिनेशन क्लियर हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ तक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें जबरदस्ती रिएक्शन कराना पड़ रहा है, जबरदस्ती रिएक्शन करा रहे हो, 1.1 वोल्ट से ऊपर अप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है वहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। ये केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि जबरदस्ती रिएक्शन होगा, कैथोड का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, जिंक का रिडक्शन होने लगेगा और कैथोड का हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, करंट के डायरेक्शन का मूवमेंट, करंट का फ्लो बदल जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें मान लो करंट तुम्हारा कैथोड से इधर की तरफ कॉपर से जिंक करंट फ्लो कर रहा था, अब क्या होगा, जिंक टू कॉपर करंट का फ्लो होने लगेगा। तो बात ये करना चाहता हूं मैं, देखो पहले तुम्हारे केस में गैल्वेनिक सेल का रोल प्ले हो रहा था, सेकंड केस में जब तुम पोटेंशियल बढ़ा दिए हो तो वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रोल प्ले हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो गया है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पूरा है, हमारा पूरा सेटअप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके दो टाइप्स है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के पहले तुम्हारा गैल्वेनिक सेल का रोल प्ले हो रहा है, आफ्टर 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रोल प्ले हो रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारा गैल्वेनिक सेल में, देखो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है,
एनोड हमारा नेगेटिव हो जाता है, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ एनोड तुम्हारा पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा। कैथोड यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई पूछे आपसे, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भैया एनोड नेगेटिव होता है या कैथोड होता है, तो तुम बोल देना दोनों होता है। अगर वो आपसे फिर पूछे कि गैल्वेनिक, देखो वो अगर ये पूछता है गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पूछे तो एनोड पॉजिटिव होता है। इससे ये पूछना कि तुम किसकी बात कर रहे हो, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हो। तो वहां बहुत जरूरी होता है। इसकी देखो ये क्यों एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैटरी को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, अपोजिंग पोटेंशियल मतलब एक बैटरी जब कनेक्ट होता है, तो हम लोग डायरेक्शन मतलब जो बैटरी का पॉजिटिव एंड होता है, जो बैटरी का नेगेटिव एंड होता है, तो नेगेटिव वाले से हम लोग कैथोड को ऐड करते हैं और पॉजिटिव वाले से एनोड को ऐड करते हैं। देखो रिएक्शन मतलब कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, यहाँ पे समझो। पहले गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रिडक्शन होने के वजह से, यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कैथोड पे रिडक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन हो रहा है। यही डिफरेंस है दोनों का, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन हो रहा है। कैथोड पे तो हमेशा रिडक्शन होगा, ये बात तो चाहे कोई भी सेल हो, कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। खाली चार्ज का फर्क पड़ता है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, स्टार मार्क दे के लिख लीजिए। ये पूरा कंसेप्ट है आपका रिचार्जिंग ऑफ सेल, इस तरीके से रिचार्ज होता है। तो ये कंसेप्ट खत्म होता है। आइए उस न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखता हूँ टाइम कितना हो रहा है, तभी मैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, वरना आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, आप लोग खुद कीजिएगा वो वाला। आज हमारा गैल्वेनिक सेल खत्म हो चुका है। अगले दिन हम लोग कंडक्टेंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं देखता हूँ कितना टाइम हुआ, फिर मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। न्यूमेरिकल कराने का टाइम तो है, चलो डिस्कस कर लेता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात आती है कि आप लोग पढ़े हो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि हमारा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो मास डिपेंडेंट होता है। जो मास के ऊपर डिपेंड करे उसे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो मास इंडिपेंडेंट होता है। देखो इसको याद करने का क्या ट्रिक है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो याद करने का ट्रिक जैसे मैं अपना याद रखता हूँ वैसे आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे इन है, आई है मतलब, तो इनडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इस आई से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज तुम्हारा दिया हुआ रहता है, मान लो टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरीके का दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो देखो आई यहाँ पे आ रहा है आगे स्टार्टिंग में, तो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आई से आई मतलब इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पे मास इंडिपेंडेंट। तो इसका जब इंडिपेंडेंट होगा तो मास इसका डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। और इसका क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। सपोज करो तुम्हारा मास है यहाँ पे, तो हम लोग मास को तो ऐड करते हैं ना, m1 प्लस m2 इस तरीके से करते हैं। बट तुम कभी देखे हो टेम्परेचर को ऐड करते हुए T1 प्लस T2 इस तरीके से टेम्परेचर ऐड करते हुए? अगर कोई हमारा वाटर यहाँ पे है तो इसका टेम्परेचर T1 है तो पूरे का ही T1 होगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ का T1 होगा यहाँ का T2 होगा और फिर ऐड करके हम लोग ओवरऑल टेम्परेचर निकालते हैं। तो ये हमारा ऐड नहीं होता है, ये हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। बताना क्या चाहता हूँ वो देखिए, बताना क्या चाह रहा हूँ, डेल्टा जी जो हमारा होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, वो हमारा मास पे डिपेंड करता है। एक सेकेंड, डेल्टा जी हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, मास डिपेंडेंट होता है, बट ई हमारा मास इंडिपेंडेंट होता है। ई मास इंडिपेंडेंट होता है,
मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग डेल्टा जी को ऐड कर सकते हैं बट ई को ऐड नहीं कर सकते हैं। ई को आप ऐड नहीं कर पाइएगा। तो इस जो न्यूमेरिकल पे है यही कंसेप्ट लगेगा। देखो ई दिया हुआ है तो तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते E3 इक्वल्स टू E1 प्लस E2, कभी भी नहीं होता है ये। हमें डेल्टा जी के टर्म पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा जी को ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट लगेगा इस न्यूमेरिकल में। तो इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं, फिर बताता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो देखो पहले इक्वेशन लिखो F3 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर तुम एक इक्वेशन और लिखो F2 प्लस, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका तुम्हारा E1 दिया हुआ है, E1 है सपोज करो, इसका तुम्हारा E2 दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा इसका डेल्टा G1 मान लो, डेल्टा G1, इसको तुम डेल्टा G2 मान लो, ठीक है। तुम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा Fe3, देखो घटाओगे जब तो ये तो कट जाएगा ना, तो पता होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, और तुम्हारा Fe2 माइनस इधर आएगा तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। देखो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल गई, हमें यही तो चाहिए, तो ये हमारा डेल्टा G3 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इस तरीके से सॉल्व करना, डेल्टा G3 इक्वल्स टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, इस तरीके से सॉल्व करना, इस तरह कंसेप्ट बढ़ाना, डेल्टा G का फॉर्मूला लगाना NF E0 सेल, ठीक है। ऐसे करके डेल्टा G1 का भी लगाना, डेल्टा G2 का भी लगाना, आंसर तक पहुंचना, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं लास्ट अगले लेक्चर में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, जिनसे सॉल्व नहीं होगा उनके लिए सॉल्व भी कर दूंगा मैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।